हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टैंडर्ड 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको थियरीज यहाँ पे बोर्ड वर्क से समझाऊंगा। इसके पहले आप टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ लीजिए, फिर यानी कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आप देखेंगे क्या, और वीडियो लेक्चर देखने के बाद में फिर से वापस आपको वही टेक्स्ट बुक देखनी है क्या। थियरी जो है वो यानी कि टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग ही है, एनसीईआरटी की है। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक, और अगर कोई अच्छी रेफरेंस बुक है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो हम अब बात करेंगे सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक सॉल्यूट और एक से ज़्यादा एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। कई बार सॉल्यूट जो है वो यानी कि एक से ज़्यादा भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन ही है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। बराबर। तो सॉल्यूशन का एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है? शुगर होती है वो यानी कि हमारे लिए सॉल्यूट है, और वाटर है, बराबर, तो वो हमारे लिए सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर कम हो यानी कि माइनर हो, उसको हम वो यानी कि सॉल्यूट कहेंगे, और जो कंपोनेंट मेजर हो यानी कि ज़्यादा हो उसको हम वो यानी कि क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। बराबर। अब सॉल्यूशंस के मेनली दो टाइप्स हैं। बराबर। एक को हम यानी कि होमोजेनियस कहते हैं, एक को हम होमोजेनियस कहेंगे, दूसरे को हिट्रोजेनियस कहेंगे। होमोजेनियस सॉल्यूशंस वो होता है कि जो यानी कि जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशंस में कैसा होता है कि वाटर के अंदर अगर हमने शुगर डाली है तो वो यानी कि होमोजीनियसली एकदम मिक्स हो जाता है। बराबर। हिट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। हमारे सिलेबस में हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यानी कि होमोजीनियस के बारे में ही यानी कि पढ़ना है, तो हिट्रोजीनियस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो जब फिर बाद में आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अब ये होमोजीनियस में भी 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। बराबर। सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, जिसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 2.1 में पूरा क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ में दिया हुआ है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ। बराबर। जैसे कि हमारे पास यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो तो लिक्विड ही होगा, लेकिन सॉल्यूट वो यानी कि सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, और यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। बराबर। वैसे ही सॉलिड के लिए और वैसे ही गैसियस के लिए भी आप यानी कि समझ सकते हैं। बराबर। चलिए, तो हमने यानी कि सॉल्यूशंस के बारे में तो समझ लिया कि भाई यानी कि सॉल्यूशंस तो बेसिकली होता क्या है। तो सॉल्यूशंस में क्या यानी कि मेन बातें याद रखनी है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसको कहा जाएगा? जिसका प्रोपोर्शन कम हो। सॉल्वेंट किसको कहा जाएगा? जिसका प्रोपोर्शन लार्ज हो। बराबर। चलिए, अब अगर हमारे पास यानी कि सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशंस में भी वेरिएशंस हो सकता है। वो यानी कि वेरिएशंस का बेसिस क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। बराबर। जैसे कि मैं आज एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने यानी कि एक दोनों कप में वाटर लिया हुआ है। कप ए के अंदर अगर मैं यानी कि हाफ स्पून शुगर ऐड करता हूँ, और कप बी के अंदर उससे ज़्यादा शुगर ऐड करता हूँ, तो दोनों हैं तो शुगर सॉल्यूशन, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? डिफरेंस है। बराबर। तो वही वो यानी कि सॉल्यूशंस के जो यानी कि वेरिएशंस हैं उनको हम यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड स्टडी करेंगे। हमारे चैप्टर में बहुत सारे यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट हमें दिए हुए हैं, जिनको हम वो यानी कि 1 by 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है वो यानी कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट।
मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, बराबर, जिसका सिंबल है परसेंट ऑफ W/W, बराबर। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो हमें यानी कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट मिल जाएगा, यानी कि किसी भी कंपोनेंट का कितना परसेंट मास हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि 10% W/W ग्लूकोज का अगर सॉल्यूशन है तो उसका मीनिंग क्या हम निकालेंगे, इसका मीनिंग ये होगा कि भाई 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है, 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है, तो वो यानी कि मेरे लिए 10% W/W ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा, बराबर। इसके रिलेटेड थोड़े बहुत यानी कि सम्स भी हैं प्रैक्टिस के लिए, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, और भी आपके पास रेफरेंस बुक हो तो इस फॉर्मूला को यूज करके आपको यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे तो उससे थोड़ी यानी कि प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर में वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज ऑफ V/V, V यहाँ पे वॉल्यूम, बराबर। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम लेना है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है सॉल्वेंट भी हो सकता है, क्या, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, इनटू 100। यहाँ पे हमें एग्जांपल अगर लें तो वो क्या है, सपोज यानी कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इसका मीनिंग क्या होगा, बराबर। 10% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल और यानी कि 90 ml वाटर, दोनों को मिक्स करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया है, बराबर, 100 ml सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पे मैं एक और यानी कि क्लैरिफिकेशन आपको करना चाहूँगा, ये यानी कि 10 ml और 90 ml तो 100 होता है। कई बार क्या होता है कि अगर सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो, सॉल्यूट अगर सॉलिड फॉर्म में हो, बराबर, तो फिर यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यानी कि 100 ml होना चाहिए सॉलिड को ऐड करने के बाद, बराबर। चलिए फिर यानी कि नंबर 3 में हम वो यानी कि क्या देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम, क्या देखेंगे, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज W/V। यहाँ पे यानी कि कंपोनेंट का मास लेना पड़ता है और यानी कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। सिमिलर भी है, सिर्फ यहाँ पे यानी कि चेंजेस क्या है, दोनों वॉल्यूम है, यहाँ पे मास है, जो मैंने आपको यानी कि सॉलिड वाली बात अभी लास्ट में की थी उसके हिसाब से। नंबर 4 में क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन को हम इन शॉर्ट PPM कहते हैं। ये यूनिट जो है वो खास करके तब यूज किया जाता है जब सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम, बस। जैसे कि हम जानते हैं कि एयर के अंदर जो यानी कि पॉल्यूशन का लेवल होता है वो यानी कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, तो उसको मेजर करने के लिए PPM यूज किया जाता है, बस। यहाँ पे PPM की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट divided by total number of parts of all component of solution into 10⁻⁶, बराबर। यहाँ पे भी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा आपको यानी कि समझ में आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सी वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, लेकिन होता है, तो अगर यानी कि 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन तो 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, 1 लीटर वाटर का जो यानी कि मास होता है वो अबाउट 1030 ग्राम के नियर होता है, तो 1 लीटर या फिर यानी कि 1030 ग्राम वाटर हमें लेना है, तो उसका यानी कि PPM ऑफ O2 क्या हो सकता है, तो PPM ऑफ O2 निकालने के लिए 6 × 10⁻³ यानी कि ये नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट यानी कि उसका वेट यानी कि 1030 × 10⁻⁶, बराबर। तो वो हम यानी कि निकालेंगे तो 5.8 PPM हमें मिलेगा, बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सी वाटर के अंदर यानी कि समुद्र के पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो यानी कि PPM होता है वो 5.8 होता है, बराबर। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन, बराबर।
अब ये यानी कि मोल फ्रैक्शंस क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शंस के अंदर मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों का रेशियो लिया जाता है। यानी कि अगर हमें यानी कि किसी भी कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट में क्या हो सकता है, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। तो सपोज यानी कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए, बराबर, तो उसकी फॉर्मूला होगी XA इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ये Na जो है वो यानी कि मोल ऑफ कंपोनेंट ए है, यानी कि ए को हम यानी कि क्या मान लेंगे, सॉल्यूट मानेंगे। और यहाँ पे Na प्लस NB यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के जो मोल है उनको हमने ऐड किया हुआ है, दोनों का समेशन किया हुआ है। सिमिलरली अगर यानी कि सेकंड कंपोनेंट के बारे में ढूंढना हो तो XB इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB हो जाएगा, बराबर। तो अब यहाँ पे ये यानी कि अगर मोल भी हमें फाइंड आउट करना है, मोल भी अगर फाइंड आउट करना है तो फिर हम उसके लिए फॉर्मूला ले सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट, यानी कि वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट, बराबर, यानी कि W/M लेना पड़ेगा। दूसरी एक बात तो यहाँ पे हमें याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि भाई यानी कि किसी भी सॉल्यूशंस में जितने भी कंपोनेंट हों, यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिए हुए हैं A एंड B, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा ऑलवेज एक होता है, यानी 1 होता है। तो इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अगर यानी कि A का मोल फ्रैक्शन ढूंढा हुआ है तो फिर B का अपने आप फाइंड आउट हो सकता है, XB इक्वल टू 1 माइनस XA, बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये यानी कि कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में देखा। अब इसे यानी कि कॉन्सेंट्रेशंस में 2 टॉपिक और है, वैसे तो एक ही है NCERT के हिसाब से, लेकिन हम यानी कि 2 यूनिट और पढ़ेंगे और फिर फर्दर यानी कि सॉल्युबिलिटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बराबर। थैंक यू।